सुधरेंगे नहीं लोग, प्लास्टिक डाल देते हैं और कहते हैं कि नाला ही भर गया। अरे बल्ले तो क्या है? गाजियाबाद के पास एक छोटा सा गांव है प्रतापनगर। वहां बाहर से काम करने के लिए आए हुए कई मजदूर अपने परिवारों के साथ रहते थे। 2009 से 2010 के बीच गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों से 8 से 14 साल की उम्र के कई छोटे बच्चे गायब हुए और उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं। अब तक ऐसे तकरीबन 16 मामले वहां के पुलिस थाने में दर्ज हो चुके थे और किसी भी बच्चे का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। बच्चों का गायब होना उस इलाके में आम बात हो गई थी, जिससे लोग काफी डरे हुए और परेशान थे। आज प्रतापनगर में फिर से ऐसा ही एक हादसा हुआ, मजदूर दयाल और उसके पड़ोसी तोरण के साथ। आप लोग बाहर क्यों बैठे हो? आज तो लाइट भी आ रही है। पूनम और चिंटू अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे तो पूनम को फोन करो ना, मोबाइल तो साथ ले गई है ना। बहुत बार फोन किए, मोबाइल ऑफ आ रहा है और चिंटू का भी कुछ पता नहीं चला। अरे तो पूनम की सहेलियों को फोन लगाओ। सबको फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं है। तुम चिंटू के स्कूल गए थे? हाँ। चलो। अरे स्कूल बंद हो गया, गाड़ी लेके जाओ। अरे दयाल इस वक्त यहाँ? अरे मोहन, चिंटू घर नहीं आया अभी तक। वो तो कब का चला गया। पूनम के साथ? तुम्हारी बिटिया थोड़ी देरी से आई थी, तब तक बच्चा निकल गया। चिंटू बड़ा बदमाश है, 5 मिनट रुक नहीं सकता था। भैया, हमको बड़ी घबराहट हो रही है। आजकल बच्चों के गायब होने की खबरें बड़ी तेजी से सुनाई पड़ रही है। चलिए जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। चलो चलिए। अरे चलो चलो, स्कूल बंद हो गया, चलो लेके जाओ। साहब, छोरा छोरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आए हैं दोनों। तो छोरा छोरी की मिसिंग कंप्लेंट है? जी साहब जी। चोरी किसकी है? मेरी साहब जी। क्या उम्र है चोरी की? यही कोई 22 साल। 22 साल, जवान छोरी है। और छोरे की? 7 साल। ओ, बच्चा है। जी सर। चल बैठ 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 जा। अरे बैठना, घबरा क्यों रहा है? बैठ। पूरी बात बता, कब से गायब है दोनों? साहब, मेरी बेटी पूनम एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और आज सुबह काम पे जाने के लिए मेरे साथ ही घर से निकली थी साहब। हाँ, लाओ लाओ। क्या दिया है? भिंडी है जी। अच्छा, आज भी? चलो ठीक। अरे पूनम कहाँ रह गई? अरे बेटा जल्दी कर। आई बाबा। अरे दयाल जी, जरा हमारे चिंटू को स्कूल तक छोड़ दोगे? हमें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अरे तुम फिक्र मत करो तुम्हार, अभी मैं छोड़ देता हूँ। दोपहर को पार्लर से लौटते वक्त तूने उसे अपने साथ ले आएगी। क्यों बेटा? हाँ बाबा। हाँ हाँ ठीक रहेगा, ये लीजिए। ये लो बोतल पकड़ो। हाँ, ज्यादा शैतानी मत करना। बेटा पूनम, बैठ गए बेटा। बाय पापा। बाय बाय। गाजियाबाद 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 गाजियाबाद। अच्छा बाबा, चलती हूँ। फटाफट। बेटा यहाँ से चिंटू को ले आना वापस। हाँ हाँ बाबा। ओए चिंटू, बाहर वॉचमैन के पास रही हो। और तेरा बेटा भी स्कूल से वापस नहीं आया? हाँ, नहीं साहब, मेरा बेटा मिल जाएगा ना साहब? अब ये कौन बता सकता है? इतने बच्चे गायब हुए हैं इधर से कि उनकी लिस्ट में उसका भी नाम लिख लिया जाएगा। एक काम कर, तो हवलदार को जाकर अपना रिपोर्ट लिखा दे। जी सर। साहब, मेरी बेटी। तेरी चोरी की रिपोर्ट ना लिख रहा हूँ, बेवजह रिपोर्ट लिख के अपने पन्ने क्यों बर्बाद करूं? हाँ, चल जा जा यहां से। ऐसे भी आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता, भाग गई होगी किसी चोरे के साथ। साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। अच्छा जानता है तो फिर तुझे ये क्यों नहीं पता तेरी बेटी कहाँ है? बर्मा ले जा सबको, चलो उधर। ले जा यहां से। चलो। आने कहां से
बड़ी देर हो गई। पूनम का कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी। पूनम मेरी बच्ची, अरे उसके अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? कैसे बाप हो तुम? कुछ तो करो। अरे अब क्या करूं मैं? तू ही बता। सब जगह तो देख के आ गए हैं। पुलिस वाले के पास भी गया था, वो तो उल्टा हम ही से सवाल पूछ रहा था कि कहीं तेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है। साले मुझ में सरकार की बैठे बैठे रोटियां तोड़ते। अब क्या करूं मैं? बोलना। दयाल भैया गुस्सा मत हो, मिल जाएगी। मत रो सुषमा, मैं जानता हूं तुझ पर क्या बीत रही। मैं भी तो उसका बाप हूं। पुलिस वाले कुछ करे ना करे, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा। मैं अपनी पूनम को जरूर लेके आऊंगा। कुछ नहीं होने दूंगा उसे, कुछ नहीं। दयाल उस वक्त भावुक होकर बोल तो गया कि वो अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लेगा, लेकिन उसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि पुलिस की मदद के बगैर उसे अपनी बेटी को खोजने में कितनी दिक्कतें सामने आएंगी। उसने हार नहीं मानी और वो रोज थाने के चक्कर लगाने लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक सुबह उसके पड़ोसी ने आकर उसे जो बताया, उसे सुनकर दयाल के होश उड़ गए। इधर ही रोक दो भैया, इधर ही रोको। हम पैसा देते हैं, तुम जाओ। एक बार भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कोई मेला नहीं लगा है। चलो साहब, एक बार देखने दीजिए हमको। क्या देखना है? पिछला एक हफ्ता से मेरी बेटी गायब है और इसका 7 साल का बच्चा भी साहब, इसलिए हम कह रहे हैं एक बार हमको देखने दीजिए साहब। देखो, हमें ये सब जांच के लिए अस्पताल भेजना है। तुम थाने जाकर साहब से बात करो, ठीक है? चलो जाओ थाने। लेकिन एक बार तो साहब बोला ना, जाओ थाने। दयाल भैया, एक काम करते कि हम लोग थाने चल के बड़े साहब से बात करते हैं। चलो आओ। पता है गटर में से एक हाथ मिला। अगर वो हाथ किसी 10-12 साल बच्चे का है और उसे देखने से लगता है जैसे 3-4 महीने से वो वहीं पर है, इसलिए ना ही तो वो तेरी बेटी हो सकती है और ना ही तेरा बेटा। बस। और कुछ? और कुछ क्या साहब जी, हमारे बच्चों की कोई खोज खबर नहीं मिल रही और अब तो एक हफ्ता हो गया और अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो तू अब देख, तेरी बेटी को तो हम ढूंढ ही रहे हैं। हमें तो पूरा शक है कि तेरी बेटी ने इसके बेटे को किडनैप किया है और अपने यार के साथ भाग गई है। कहीं गायब नहीं हुई है, कहीं जाकर के खुद छिप गई है। और तो और मुझे यकीन है कि बाकी बच्चों के गायब होने में भी उसी का हाथ है। बस कीजिए साहब जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। आप लोग से कोई काम तो अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं। तुम दोनों अगर यहां से चलते नहीं बने ना, ये रिपोर्ट सच में तुम्हारे ऊपर ठोक दूंगा। चलो बाहर निकलो। राम सिंह, निकालो इन दोनों को यहां से। साहब जी आप ठीक नहीं कर रहे साहब। नहीं आए तो साहब जी, मेरी बेटी आपको ढूंढेगा साहब जी। साहब जी आप ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब जी आप ठीक नहीं कर रहे। तेरी चोरी की रिपोर्ट ना लिख रहा हूं, बेवजह रिपोर्ट लिख के अपने पन्ने क्यों बर्बाद करूं? हाँ, ऐसे भी आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता। भाग गई होगी किसी चोरे के साथ। हमें तो पूरा शक है कि तेरी बेटी ने इसके बेटे को किडनैप किया और अपने यार के साथ भाग गई है। कहीं गायब नहीं हुई है, कहीं जाकर के खुद छिप गई है। मुझे यकीन है कि बाकी बच्चों के गायब होने में भी उसी का हाथ है। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अपनी बेटी को खोजने जा रहा हूं। बस दुआ करो कि जहां जा रहा हूं वो वहां न मिले। अरे अरे सुनो तो, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सुनो ना। कौन है? कौन है वहां? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या खोद रहा है तू?
मैं तुमसे अब पूछ रहा हूँ। मैं अभी सोसाइटी वालों को बुला के लाता हूँ। इतनी रात में ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इतनी रात को? क्या हो रहा है? बोलते क्यों नहीं? भाई तुमसे पूछ रहा है, इसका जवाब दो। अपनी बेटी को खोज रहा हूं। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दयाल ने जिस जगह खुदाई की वहां जमीन के नीचे बहुत से बच्चों के शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले, और देखते देखते और लोगों ने मिलकर जब वहां खुदाई की तो उन्हें और भी एक दो कंकाल मिले। बात जब पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने आनन फानन में शक के आधार पर पास के ही एक डॉक्टर मेहरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि डॉक्टर मेहरा पर पहले भी ऑर्गन ट्रेडिंग के कई आरोप लगे थे और केसेस भी चल रहे थे। लोग पहले से ही पुलिस के ढीले रवैये को लेकर परेशान थे, और जब उन्हें यह बात पता चली कि यह सारा काम उसी डॉक्टर मेहरा का है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उन्होंने मिलकर डॉक्टर मेहरा के घर पर हमला बोल दिया और सब कुछ तहस नहस कर डाला। बिना वक्त गंवाए पुलिस ने डॉक्टर मेहरा से पूछताछ शुरू कर दी। चल बोल जल्दी से। इससे कबूल करवा। बोल अब बोल, जल्दी फटाफट बोल। जी सर, इसमें भी डॉक्टर मेहरा का ही हाथ है सर। हमने पता लगा लिया है सर। यस सर, भीड़ अभी तो काबू में है सर। 4 जीप गश्त पे है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। कुछ बताया उस मेहरा ने? नहीं सर, वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि उसका इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। सर बहुत मारा लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा है। सर मुझे लगता है वो कहीं बेगुनाह ना हो। देखो वर्मा, लोग बहुत गुस्से में हैं। मेहरा अपना गुनाह कबूल करे ना करे, हमें फौरन उस पर कार्रवाई करनी होगी। भीड़ का कुछ पता नहीं, उनका गुस्सा हम पे भी निकल सकता है। पुलिस मामले की ठीक से जांच पड़ताल किए बिना किसी भी तरह जल्दी से जल्दी केस को निपटाना चाहती थी। उन्होंने डॉक्टर मेहरा को अपनी हिरासत में ही रखा। उधर दयाल को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, और वो किसी भी हाल में इस मामले की तह तक जाना चाहता था। इसीलिए उसने एक बार डॉक्टर मेहरा से मिलने की ठानी और पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पैराग्राफ चेंज, आगे लिखो। इस तरह शुरुआती जांच के बाद जो सबूत मिले हैं उससे इस बात की पुष्टि होती है कि इन हत्याओं के पीछे डॉक्टर आलोक मेहरा का ही हाथ है। और गौरतलब बात यह है कि इससे पहले भी अभियुक्त डॉक्टर आलोक मेहरा पे मानव अंगों की तस्करी के आरोप लगता रहा है, और ऐसे 3 मामले अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अपहरण और हत्याओं की इन मामलों के पीछे मानव अंगों की तस्करी भी हो सकती है। ठीक है? जी सर। केस सॉल्व। वर्मा, चाय वाय मंगा ले। लो, अपराधी पकड़ा नहीं कि चले आए।
अरे एक आध दिन में हम तेरी बेटी की लाश को ढूंढ निकालेंगे। साहब एक बार मुझे उस डॉक्टर से मिल लेने दीजिए। क्यों, क्या करेगा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया और क्यों किया। तू वकील है? हाँ, वकील है तू? अरे हम पूछताछ करके बता देंगे तुझे, ठीक है? जा। अरे सर, मिल लेने दीजिए एक बार उसको। उसे रोज रोज आ जाता है थाने में धक्के खाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, आज के बाद तू दोबारा इधर दिखेगा नहीं फालतू में, ठीक है? हवलदार 2 मिनट के लिए मिला दे इसे। जी साहब। चलिए। वर्मा चाय मंगा ले। जी सर। हाँ, मुझ पे लोगों के अंग बेचने का आरोप लग चुका है। मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं। मैं इस मामले में नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उन लाशों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कोई मुझे फंसा रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर साहब, मिलने का टाइम खत्म, चलो। चलो चलो। कंकालों और हड्डियों के मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में पुलिस के प्रति बेहद गुस्सा था। उनका आरोप था कि पुलिस ने बच्चों के गुम होने के मामले को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। उधर पुलिस परेशान थी कि अब तक सिर्फ 1-2 बच्चों की लाशें मिली थी, जबकि पिछले साल से अब तक 17 से ज्यादा बच्चे गुम हुए थे। बाकी बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था और ना ही पूनम का कुछ पता चला था। पुलिस के प्रति लोगों का आक्रोश देखते हुए प्रशासन ने इस मामले की जांच बड़े स्तर पर करने का आदेश दिया। उधर दयाल को पूनम के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो काफी दुखी और परेशान हो चुका था। तभी अचानक एक दिन एसएसपी राठौड़ खुद इस मामले की जांच करने पहुंचे तो दयाल ने उनसे मिलकर उनके सामने अपनी गुहार लगाई। अरे दयाल जी, बड़े साहब की गाड़ी, कमिश्नर साहब। अरे साहब बात सुनो साहब, हमारी बात सुनो साहब। साहब एक बार मिल लेने दो भाई। एक बार अरे साहब, अरे ओ साहब, आप बताओ। मेरी जवान बेटी गायब हो गई साहब। एक ही बच्चे थे मेरे साहब, उसका मिला कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए साहब। साहब खुदाई भी इसी ने की थी साहब। देखो, हिम्मत रखो, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारी जांच कहाँ तक पहुंची? कुछ सबूत मिला? जी नहीं। तुम्हारी बेटी के पास कोई मोबाइल फोन था? लेकिन साहब जब से वो गायब हुई है उसका मोबाइल बंद आ रहा है साहब। देखो, इनकी बेटी के फोन के डिटेल सारे पता लगा और फोन की IMEI के जरिए उसको ट्रेस करो। जल्दी करो। जी सर। देखिए, हम इसी केस के सिलसिले में आए हैं। बहुत जल्दी आपके बच्चों के बारे में पता लगेगा। एसएसपी राठौड़ के आदेश के कारण पुलिस अब पूरी तरह इस केस की जांच पड़ताल करने में जुट गई थी और अब मोबाइल फोन के IMEI नंबर के आधार पर उन्हें यह पता चला था कि इस वक्त पूनम का फोन गोरखपुर में एक पप्पू नाम का लड़का नए सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल कर रहा था। जब पप्पू ने पुलिस को बताया कि उसने ये फोन नई दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले रमाधर से खरीदा है, तब पुलिस ने दिल्ली में उस रमाधर ऑटो वाले को धर दबोचा। रमाधर ने एक सेकंड हैंड मोबाइल बेचने वाले काकू का नाम लिया। पुलिस को बहुत जल्द ही काकू का पता चल गया और वो उसे पकड़कर थाने ले आई। कहां से मिला तुझे मोबाइल? मेरी सर सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान है साहब। मोबाइल की दुकान है? कहां से मिला तुझे मोबाइल? मुझे याद है, वो एक बंदा मेरे दुकान पर एक मोबाइल बेच के गया था साहब। कौन था वो? कौन था? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तुझे? बता जल्दी। चमड़ी निकाल दो। सुरजन सिंह। हाँ, रहता कहाँ वो? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल, जल्दी सच बोल दे। कहाँ रहता है वो? जल्दी बता। सर, मेरे दुकान के पास ही एक कोठी वहीं पर रहता है। सही बता रहा है? सही? जी सर, मैं आपको तेरी तो मैं निकाल
आ रहा हूँ कौन है? सुरजन सिंह कौन है? मैं हूँ साहब। चल, बाकी बातें थाने में करेंगे। चल। लेकिन साहब चंडीगढ़ गए साहब। अरे जरूरत पड़ेगी तो उसको ही बुला लेंगे। तू तो चल अभी। लेकिन साहब तो सब बुला लेंगे। चल, तू तो चल अभी। सीधा भाग। बोल, उस लड़की पूनम का मोबाइल फोन तेरे पास कहाँ से आया? साहब वो मोबाइल मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला था साहब। सड़क पे मिला? हाँ साहब, सड़क पे मिला साहब। हमें तो कभी नहीं मिलते मोबाइल सड़क पे कभी। क्या किस्मत लिखवा के लाया है? हाँ? साले, ये चुटकुला सुनाना बंद कर। सच बात। साहब सच ही बोल रहा हूँ साहब, मुझे मोबाइल सड़क पे पड़ा मिला था साहब। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे क्यों पकड़ के लाए हो। तेरी किस्मत अच्छी, तुझे सड़क पे मोबाइल मिल गया। बदकिस्मती से तेरी लाश भी उसी सड़क पे मिलेगी, क्योंकि मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं सब बता रहा हूँ साहब। उस दिन ना मैं जब घर से बाहर निकला था, वो लड़की घर के बाहर किसी बच्चे को ढूंढ रही थी साहब। वो ना बहुत घबराई हुई थी साहब। मैंने बस उसे अंदर बुलाकर साहब थोड़ा सा पानी पिला दिया था साहब। वो हड़बड़ी में थी तो अपना मोबाइल भूल गई साहब। मैं गरीब आदमी, मुझे लालच आ गया और वो मोबाइल मैंने अपने पास रख लिया था साहब, बस साहब। लेकिन कुछ ही दिनों पहले वो मोबाइल भी गुम हो गया साहब। सच बक रहा है ना? साहब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब। वर्मा, ये पूरा सच नहीं है। जी सर, मुझे भी इसकी कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। बाकी की कहानी इसके मालिक से उगलवा लेते हैं। बुला ले उसे। जी सर। एक्सक्यूज मी, ये SHO शुक्ला साहब कहाँ मिले? जी अंदर है अंदर। थैंक यू सर। मैं मानता हूं कि मेरे नौकर से गलती हुई है, उसे उस लड़की का फोन नहीं लेना चाहिए था। सर गरीब आदमी है, लालच में आ गया होगा, लेकिन सर मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? 21 अगस्त को आप घर पे थे क्या? जी 21 जी, मैं 15 और 30 अगस्त के बीच में चंडीगढ़ में ही था, यहाँ नहीं था। लेकिन सर मुझे सुरजन पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत नहीं करेगा। सर छोटी सी बात है, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? सर इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं ना। छोटी सी बात लग रही है आपको? वो गन सिंह सुरजन को लेके आओ। सर 1 मिनट। क्या है? सर ये सुरजन सिंह का मोबाइल फोन है, जिसमें दर्जनों लड़कियों के फोन नंबर इन्वॉल्व हैं, और उनमें से एक का नाम है स्वीटी से, जो कि दिल्ली और NCR के कॉलगर रैकेट में इन्वॉल्व है सर। अरे बलविंदर जी बैठ जाइए आराम से। तो जितना सीधा बनता है ना, उतना सीधा तो है नहीं। इतने लड़कियों के नंबर कहां से आए तेरे पास? कौन है ये लड़कियां? क्यों फंसता है तेरा इनसे? हाँ? क्या वास्ता है तेरा इनसे? हाँ जी, क्या चक्कर है ये? मैंने पूछा क्या चक्कर है ये? सर उन लड़कियों से इसका कोई लेना देना नहीं है सर। यस सर, वो सारी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं थोड़ा अय्याश किस्म का इंसान हूं, और सर मैं अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहता, इसीलिए उन लोगों को कभी कभी बुला लिया करता था अपने पास। सर मैं मानता हूं कि ये सब गलत है, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सर इस बात को यहां से बाहर ना जाने दे प्लीज। मेरी बहुत बदनामी होगी सर, प्लीज। अच्छा, बड़े लोग हैं तो बदनामी से डर क्या? सर ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूं सर। तो तूने उस लड़की पूनम को भी इसके साथ सेटिंग करने की कोशिश की थी ना?
और उसके बाद वो लड़की गायब है। तूने उस लड़की के साथ क्या किया? क्या क्या उस लड़की के साथ? हाँ? सर प्लीज। आप चुप रहिए। हाँ बोल, क्या किया उस लड़की के साथ? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो पानी पी के चली गई थी। पानी पी के चली गई थी? हाँ साहब। सिर्फ पानी पी के चली गई थी? हाँ साहब। बता, क्या किया उस लड़की के साथ? वो घबराई हुई थी तो मैंने सोचा इसको अंदर बुला के पानी पिला दूं, बस पानी पी के चली गई साहब। वर्मा, इसे अंदर ले जाके इसकी खातिरदारी कर। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैंने कब कहा कि वो मर गई? हाँ? मैंने तो पूछा वो गायब कैसे हुई? तूने मार दिया ना उस लड़की को? तूने मार डाला ना उसे? तूने मारा ना उस लड़की को? मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था सर, मारना नहीं चाहता था। क्यों मारा तूने इस लड़की को? पूरी बात बता, एक एक बात बता, क्यों मारा उस लड़की को तूने? उसकी डेड बॉडी कहाँ है? बोल, कहाँ छुपाया है? वो क्या? कोठी के पिछवाड़े में मैंने उसकी लाश दबा दी थी सर। वर्मा, कोठी की तलाशी लो। जी सर। उगन सिंह, वापस इसे हवालात में डालो। ले जाओ इसे। साहब मैंने पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने डॉक्टर मेहरा को पकड़कर इस मामले को सुलझा लिया है, लेकिन जब उन्होंने पूनम की लाश ढूंढने के लिए बलविंदर के घर के आंगन की खुदाई शुरू की तो जो सच सामने आया उससे उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। वहां से एक दो नहीं बल्कि कई बच्चों के कंकाल और हड्डियां बरामद होने लगी और देखते ही देखते ये खबर सब तरफ आग की तरह फैल गई। लोग इस खबर से चौंक गए थे और वो सभी जिनके बच्चे गुम हुए थे काफी गुस्से में बलविंदर की कोठी के आसपास जमा होने लगे। मीडिया के लोग भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस ने चारों तरफ से इस घर को घेर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और किसी को भी इस घर के करीब जाने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसमें खोए हुए बच्चों के परिवार वालों के साथ आम लोग भी शामिल हैं। लोग काफी गुस्से में हैं और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे पोर्नोग्राफी के गिरोह हो सकते हैं और कुछ लोग इसी का संबंध नरबख्शी और नरबली देने वालों से जोड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा शक ह्यूमन ऑर्गन के व्यापार से जुड़े हुए लोगों पर जाता है, पर सच तो वक्त के साथ ही सामने आएगा। पर जिस किसी ने भी किया है ये वाकई में शर्मनाक है। लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण सरकार भी फौरन हरकत में आई। कुछ अहम फैसले लिए गए। पूरे मामले में लापरवाही के लिए इंस्पेक्टर मोहन और सब इंस्पेक्टर विनय वर्मा दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इससे लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। भीड़ ने तय कर लिया था कि उन मासूम बच्चों की हत्या सुरजन और बलविंदर ने ही की और उन्हें अपनी इस दरिंदगी के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामला पूरी तरह से बेकाबू होता जा रहा था। पुलिस आए दिन लोगों के गुस्से का शिकार होती। आखिरकार राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तब तक बलविंदर के घर के दूसरे हिस्सों से हड्डियां, कंकाल और बच्चों के कपड़े मिलने शुरू हो चुके थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच दोबारा अपने तरीके से शुरू की। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। बेहतर ही होगा कि तुम लोग पूरी बातें सच सच बता दो। जल्दी करो, वरना बाहर पब्लिक पागल हो रही है। अगर तुम दोनों को बाहर छोड़ दिया ना तो तुम दोनों का भी वही हाल होगा जो तुम लोगों ने बाकी बच्चों और पूनम का किया। मैं कुछ पूछा है तुझसे, बता। सारी गलती मेरी है। मैं जब अकेला घर पे रहता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। अजीब सा पागलपन सा हो जाता है मुझे, पागलपन सा। साहब यहाँ पे रहते नहीं है तो मैं अपना शिकार ढूंढने बाहर निकल जाता हूँ। और इस दिन जब मैं घर से बाहर निकला तो वो बच्चा मुझे स्कूल के बाहर ही मिल गया। उसे देखकर मुझे फिर पागलपन चढ़ गया और उसे उठाकर मैं कोठी पे ले आया। वो बच्चा आना नहीं चाह रहा था, डर रहा था, लेकिन मैंने उसे चॉकलेट दी और कहा मैं तुझे बहुत सारी चॉकलेट दूंगा, तुझे तेरे घर तक छोड़ के आऊं, चल। ये घर आ गया। यहाँ मेरे पास खूब सारी चॉकलेट है। चॉकलेट खाएगा ना बेटा?
खाऊंगा। हाँ ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट है मेरे पास। चलो अंकल वो मेरी बोतल बाहर गिर गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं नई बोतल ला दूंगा। चलो ये आ गए अंदर। अंकल कहाँ लेके जा रहे हो? आपके घर लेके जा रहा हूँ बेटा। यहाँ से कहाँ से? यहीं से तो रास्ता है अंकल ये कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा। यहाँ से ना सीढ़ियों से रास्ता सीधा तुम्हारे घर को जाएगा, ठीक है? चलो आओ। चलो। तुम ऐसा क्यों करते हो? पता नहीं सर, मजा आता है। पहले मैं उन लोगों को मारता हूँ, फिर उनके साथ अपनी हवस पूरी करता हूँ। और उस लड़की पूनम का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? साहब मैं घर से बाहर गया, सोचा बच्चे को दफना दूं, तो वो लड़की बाहर खड़ी दिखाई दी। वो लड़की घबराई हुई सी थी और उसके हाथ में उस बच्चे की बोतल भी थी। हाँ जी, क्या बात है? ये बोतल मेरे पड़ोस के बच्चे की है। मैं उसे लेने स्कूल गई थी, लेकिन वो मेरे पहुंचने से पहले ही चला गया। अब मिल ही नहीं रहा है। यहाँ उसकी बोतल देखी तो मैं रुक गई। यहीं कहीं होगा। वो बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है? तीसरी में? हाँ, आपने उसे देखा है? वो भटक गया था, धूप में अकेला घूम रहा था, तो मैं उसे अपने साथ ले आया। सोचा थोड़ी देर में उसे घर छोड़ाऊंगा, और आप आ गई हैं तो अब आप ही ले जाइए। अंदर आराम कर रहा है, आइए। आइए, अंदर आइए। चिंटू कहाँ है? वो खेलते खेलते थक गया था, तो अभी अंदर आराम कर रहा है। चलिए अंदर चलिए। लेकिन वो है कहाँ? आइए, वो यहाँ पे कुछ जगह नहीं थी ना सोने के लिए, तो मैंने उसे अंदर सुला दिया। आइए आइए, घबराइए मत, आइए 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 आइए, डरिए मत, आइए। बस नीचे वाले कमरे में सो रहा है, आइए। अरे आइए आइए आइए, आराम कर रहा है। आओ आजा आजा, ला बोतल दो, ला आओ आओ जल्दी आओ आओ आओ। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मजबूरी में मारा। फिर मैंने उसकी लाश को कोठी के पिछवाड़े गाड़ दिया। मैं सबके साथ ऐसे ही करता हूँ, या फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके गटर में फेंक देता हूँ। और उस लड़की की लाश कहाँ है? पता नहीं, वहीं कहीं पिछवाड़े में गाड़ दिया होगा। बहुत लोगों को दफनाया, वहीं कहीं होगी। सच सच बता, कहाँ है उसकी लाश? कोठी के पिछवाड़े में गाड़ दिया था मैंने। और कितने लोगों को मारा है तूने? पता नहीं कितने को मारा। बता, कितने लोगों को मारा है? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक नौकर इतना सब कुछ कर रहा है और उसके मालिक बलविंदर को कुछ भी नहीं पता। मैं ये मान नहीं सकता। पर सर, वो तो 21 अगस्त को यहाँ था ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ में था ना। ऐसा तो बलविंदर बोल रहा है ना। एक काम करो, उसके ट्रैवल रिकॉर्ड चेक कराओ, पता कराओ कि कहाँ गया था और कब वापस आया। और हाँ, उसके फोन रिकॉर्ड्स भी, शायद कुछ पता चले। सर, मुझे भी लगता है कि सुरजन जो है हमसे अभी तक कुछ छुपा रहा है। हो सकता है बलविंदर को बचा रहा हो। एक काम करो,
उनके मेडिकल टेस्ट के साथ साथ नार्को टेस्ट भी करवा लो, तब पता चलेगा क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ। यस सर। और हाँ, जिन लोगों के बच्चे खोए उन लोगों को बुला लो, जो कपड़े हमारे पास बरामद हुए वो उन्हें दिखा दो। आप लोगों में से कोई इन कपड़ों को पहचानता है? इसे कोई पहचानता है? कोई इसे पहचानता है? हमारे चिंटू के भैया, मेरे चिंटू के छोटे क्या जरूरत है? मेरी बच्ची पूनम, उसका कुछ पता चला? हाँ, सुरजन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि उसी ने पूनम की हत्या की है, लेकिन पुलिस को अभी तक पूनम की लाश नहीं मिली है। तूने मेरी बच्ची के साथ क्यों किया ऐसे? और क्यों मारा? बहुत साले! क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या मारा तूने मेरी बच्ची को? सुरजन ने इस पूरे अपराध की जिम्मेदारी खुद पर ली और अपने मालिक बलविंदर को पूरी तरह से निर्दोष बताया। लेकिन ना तो सीबीआई और ना ही आम लोग ये मानने के लिए तैयार थे कि बलविंदर के घर इतने लंबे समय तक ये घिनौना कांड होता रहा और बलविंदर इससे बिल्कुल अनजान रहा। कुछ और गुत्थियां थी, जैसे कि आसपास से 17 से ज्यादा बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट थी, लेकिन अब तक सिर्फ 12 बच्चों के अवशेष ही मिल पाए थे। ना तो पूनम की लाश मिली थी, ना ही उसके कपड़े बरामद हुए थे। सीबीआई ने बच्चों के अवशेषों को डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेज दिया और सच्चाई का पता लगाने के लिए सुरजन और बलविंदर का नार्को टेस्ट भी किया। जब सारे सबूत इकट्ठा हो गए तो सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने माना कि यह उनकी जानकारी में अब तक का सबसे विभत्स और घिनौना हत्याकांड था। इन सारी हत्याओं में एक अकेली पूनम ही बालिग उम्र की थी। अवशेषों की जांच से पता चला कि ज्यादातर अवशेष कम उम्र की लड़कियों के थे। 12 फरवरी 2009 को बलविंदर और उसके नौकर सुरजन दोनों अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया गया। 13 फरवरी 2009 को अदालत ने इसे एक असामान्य और जघन्य अपराध मानते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई। दयाल को अपनी बेटी तो वापस नहीं मिली, लेकिन उसे इस बात का अफसोस तो नहीं कि उसने बाकी लोगों की तरह खामोश रहकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। उसे पूनम को खोने का गम जरूर है, मगर इस बात की तसल्ली भी है कि उसकी लड़ाई की वजह से ऐसे दरिंदों और नर पिशाचों का अंत हुआ। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए और 27 अक्टूबर से देखिए हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे सावधान इंडिया वीकेंड स्पेशल, सिर्फ लाइफ ओके पर। शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से। सावधान इंडिया, उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।